मेरे सास और ससुर हर समय लड़ते रहते थे। वो बच्चों की तरह छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया करते थे। मेरे ससुर मेरी सास से कहते, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। इस पर सास उनसे कहती कि मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मैं उस घड़ी को कोसती हूँ जिस दिन मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कही थी। हर दिन इसी तरह लड़ाई से शुरू होता और मेरे सास ससुर की लड़ाई पर ही ख़त्म होता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। फिर एक दिन मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी रख ली। वह हर समय सास और ससुर के साथ उनके कमरे में ही रहती थी, लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमज़ोर हो रही थी, जबकि मेरी सास और ससुर दोनों ही बहुत खुश रहने लगे थे। अब लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते थे। एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा तो नौकरानी ने कहने लगी कि मेरा हिसाब भगवान करेगा। उसकी बात सुनते ही मैं डर जाती थी। एक दिन वो नौकरानी सास की चाय बनाते हुए बेहोश हो गई। मैं जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उसने पुलिस बुलवा लिया। मैं एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई। जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट दिखाई, जिसे देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो 3 महीने से। मेरा नाम शीतल है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन थे। मेरे पिता ने मोहल्ले में ही अपना सिलाई की दुकान खोल रखा था। मेरी माँ स्कूल में नौकरी करती थी। हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। माँ चाहती थी वो जल्दी से बहू ले आए, लेकिन पिताजी कहते थे कि पहले बेटी का फर्ज पैदा कर दे। बेटों की शादी तो कभी भी की जा सकती है, लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाए तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। मैं 2 भाइयों से छोटी थी, अभी पढ़ाई कर रही थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी, पर दादी से लेकर सब घर वालों को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। ऐसा नहीं था मैं घर वालों पर बोझ थी, लेकिन सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी। हम मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन बहुत हंसी खुशी रहते थे। जैसे ही पेपर पूरे हुए, दादी ने मेरे हाथ में झाड़ू पकड़ा दी और बोली, चलो आज से शुरू हो जाओ, काम काज सीखो, ससुराल जाकर यही सब तो काम आएगा। माँ तो स्कूल में होती थी और दादी मुझसे घर के काम करवाती रहती थी। ज़्यादातर खाना बनाना मुझे उन्हें ही सिखाया है। मेरा और दादी का किस्सा भी चोर सिपाही वाला बन गया था। रात को दादी मेरे काम चोरी के किस्से सुनाती और सब लोग मुझ पर हंसते। ये देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। अब मेरे काफ़ी सारे रिश्ते आने लगे थे और पिताजी उन रिश्तों की छानबीन भी करने लगे थे। जब माँ ने कहा कि उनकी एक दोस्त है जो अपने बेटे के लिए हमारी बेटी शीतल को देखने आना चाहती है, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। जब वो लोग मुझे देखने हमारे घर आए तो दादी की वो लड़का बहुत पसंद आया और मेरी कुछ ही दिनों के अंदर शादी कर दी। माता पिता से अलग होना आसान नहीं होता है। अगर औरत की जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहान आते हैं। दादी ने बहुत समझाया था कि एक समझदार औरत ही घर को जन्नत बनाती है। औरत में बर्दाश्त और सलीका होगा तभी वो घर चल सकती है, और सबसे जरूरी बात, उसे दिल जीतना आना चाहिए। मेरे पति सुलझे हुए और समझदार आदमी थे। उन्हें शायरी और म्यूजिक का बहुत शौक था। काफी बार मैंने उनको उनकी पसंद का पूछा तो कहने लगी, मेरी पत्नी मुझे समझाने वाली और मेरे जैसे शौक रखने वाली हो। मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे तो शायरी और म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं था। अभी मेरी नई शादी हुई थी। मुझे एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे थे। मेरे सास भी अपने काम से काम रखती थी और कभी मुझे किसी काम के लिए रोक टोक नहीं करती थी। बस उनका मेरे ससुर से झगड़ा होता रहता। वो छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहते थे। मेरा जब दिल करता सोती थी और जब दिल करता उड़ जाती थी। नई शादी थी, सब मेरे नाज नखरे उठा रहे थे। घर में बोर होती तो सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती। वो मुझसे खूब बातें करती, लेकिन मैं देख रही थी मेरे पति मुझसे खुश नहीं रहते थे। वो हर समय कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते थे या म्यूजिक सुनते रहते थे। जब मैं बात करने की कोशिश करती तो हाँ हूँ मैं ही जवाब देते। मैं बहुत बोलती थी। मेरे घर वाले भी मेरे इस आदत से बहुत परेशान थे। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे। फिर एक दिन मैंने अपने पति से पूछा, जब भी मैं आपसे बात करती हूँ आप मुझसे हाँ हूँ में ही जवाब क्यों देते हैं? क्या आपको मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता? मैं भी चाहती हूँ कि क्या आप मुझसे घंटे घंटों बातें करें, मुझे घुमा कर लाएं। बल्कि ऐसा करें, आप मेरे साथ कल मार्केट चलें, मुझे शॉपिंग भी करनी है। आपको तो कुछ ख्याल ही नहीं है कि पत्नी को कहीं घुमाने फिराने ले जाऊं या कहीं खाना खिलाने ले जाऊं। मैं बोले जा रही थी, तभी मेरे पति ने कहा कि चुप हो जाओ। वो गुस्से में तेज आवाज़ से बोल रहे थे। मैं उनकी शक्ल देखकर हैरान रह गई। मुझे अचानक से झटका लगा। मैंने खुद को नॉर्मल किया। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा बाबा सॉरी, अब नहीं बोलती। उन्होंने कहा, नहीं बोलो, तुम और बोलती रहो। मेरे ऊपर ही एहसान करने की ज़रूरत नहीं है।
तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी। तुम्हारे साथ क्या बात करूं? मुझे तुम्हारी तरह बकवास करने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे फ़िल्मों और ड्रामा की स्टोरी आती है। मैं समझ नहीं पाई मेरे पति को किस बात का गुस्सा था। मेरा माता-पिता ने जल्दी मेरी शादी कर दी। अभी तो मेरी उम्र अभी 21 साल थी। उस दिन मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया और मेरे दिल के कई टुकड़े हो गए। मैं सोचने लगी मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे पति को तो आइडिया लड़की चाहिए थी। मैं भूल गई थी कि मैं उनकी आइडिया लड़की नहीं हूँ। मेरे पति अपने दिल की भड़ास निकाल कर जा चुके थे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती थी, जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी सासू माँ से पूछकर अपने मायके आ गई। घर पहुंची तो वहाँ सिर्फ दादी ही थी। मैं उनके गले लगकर रोने लगी, उनको सब बताने लगी। वह चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी और बोल रही, बेटी, घर बनाना आसान नहीं होता और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है अपने पति के दिल में घर बनाना। ज़रूरी नहीं वो किसी लड़की को पसंद करता हो सकता है वो चाहता हो उसकी पत्नी उसकी हमख्याल हो, उसको समझाने वाली हो, उसकी बात मानने वाली हो। तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, फिर देखना वही पति जो तुमसे बात नहीं करना चाहता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। दादी की बातें मेरी समझ आ गई थी, इसलिए मैं अगले दिन ही अपने ससुराल वापस आ गई। दादी की कही हुई बातों पर फॉलो करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब भी मुझे मेरे पति की कही हुई बातें याद आती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। जब मैं सासू माँ से मिलने उनके कमरे में गई तो मेरे पति उनसे कह रहे थे, माँ, शीतल को किसी भी बात का पता नहीं है, ना कोई सलीका है। अब अपने कम उम्र बच्ची को मेरे पल्लू से बांध दिया है। मैं आपका बेटा हूँ, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए था, मेरी पसंद देखनी चाहिए थी। मुझे लगा था आप मेरी पसंद का ख्याल करेंगे, लेकिन आपने तो इसके आगे मेरे पति ने बात अधूरी ही छोड़ दी। मेरी सास ने कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। असल में मैं शीतल की माँ का मुझ पर एक एहसान है और मैं वह एहसान कभी नहीं उतार सकती थी। और अगर शीतल कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, तुम उसे पढ़ा लो, उसे समय दो, उसे समझाओ, अभी वह कम उम्र है। तुम जैसा चाहोगे वो वैसा ढल जाएगी। और वैसे भी बराबर की पढ़ाई यूं से घर नहीं बनते। घर बनाने के लिए औरत में समझदारी, सब रिश्तों को निभाना, बड़ों का आदर करना आना चाहिए। तुम उसकी बुराइयों को छोड़कर उनकी अच्छाइयों को देखो, उसे प्यार से देखो। मेरे पति सिर झुकाए बैठे थे और मेरी नज़र में मेरी सास का मर्तबा बहुत बढ़ गया था। मेरी माँ भी यही कहती थी, बेटी, तेरी सास बहुत अच्छी औरत है, वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगी। उसके साथ खुद बहुत गलत हुआ है, वो एक टूटी हुई औरत है। तुम उसे जितना प्यार दोगी वो तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार देगी। पता नहीं मेरी माँ का क्या एहसान था जो मेरी सासू माँ मेरे पति को बता रही थी। माँ ने तो कभी बताया नहीं। खैर, मेरे पति का बर्ताव उस दिन से बदल गया था। एक दिन वो मुझे कॉलेज ले गए और मेरा एडमिशन कराया। वो अब अपनी बातों पर शर्मिंदा भी थे और मैं नखरे दिखा रही थी, मगर मैं उनका सब काम खुद करती, जैसे दादी ने समझाया था। मैं दादी की बातों पर फॉलो करती रही और देखते ही देखते मेरे पति मेरे करीब होने लगे थे। मैं उनको हर बात याद दिलाती तो वह माफ़ी मांगने रह जाते। मैं समझ गई थी मेरे पति बहुत अच्छे हैं, जब मिजाज के थोड़े से गर्म है। मेरी एक ननद और देवर भी था। ननद की शादी हो गई थी, वो भी अच्छे थे, लेकिन गुस्से की तेज थी, जिसकी वजह से आए दिन उसकी अपने पति से लड़ाई होती रहती थी। मेरी ननद का पति बिल्कुल अच्छा नहीं था जी, हालात उसके चेहरे पर दिखती थी। उनकी मोहब्बत की शादी थी, मगर अब बात तलाक तक आ चुकी थी। मेरी शादी को 1 साल हो गया था। कई बार मेरी ननद का पति हमारे घर आया, उसका मुझे घूर घूर कर देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और औरत मर्द की नज़र पहचान जाती है। मैं कॉलेज से आकर अपने कमरे में चली जाती। मैं खूब मेहनत कर रही थी। मेरा पति मुझे खुद पढ़ा रहा था। मुझे अपनी ज़िंदगी एक सपने जैसी लग रही थी। उन्हीं दिनों मेरे पति दोस्त की शादी थी। वो अकेले ही शादी में गए थे। अचानक मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कहा, शीतल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम अपने पति से परेशान हो। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से भाग जाते हैं। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। यह सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं तो मेरे पति के साथ बहुत खुश थी। मायके भी कम जाया करती थी। अब तो मेरे मोबाइल पर रोज़ रोज़ ऐसे ही कॉल आने लगे थे। मैं घबरा गई थी और मुझे अपने पति को बताते हुए भी डर लग रहा था। मैंने तो अपना नंबर कॉलेज में भी किसी को नहीं दिया था। मैं हमेशा
परेशान रहने लगी। मेरे पति भी मेरी हालात नोट कर रहे थे और मुझसे पूछते भी थे कि क्या हुआ। मैं बहुत परेशान रहने लगी। कई दिनों तक अपना नंबर बंद कर रखी थी। अभी मोबाइल ऑन ही किया कि कॉल आ गई। मैंने हेलो कहा। उधर से एक लड़के की आवाज़ आई। कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। सर्दियों का मौसम था। सर्द मौसम में भी मुझे पसीना आ रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ और बहुत खुश हूँ, भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। यह कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। उस दिन से उनके बर्ताव में बदलाव आ गया। मेरा एग्ज़ाम होने वाला था। मेरे पति ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाकर दिल बहलाने की, घर में बैठो और घर संभालो। लेकिन मैं बहस करने लगी। मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत मेहनत की है, आप तो खुद ही मुझे पढ़ाना चाहते थे, आप चाहते थे कि मैं आगे पढूं। लेकिन वह पहले की तरह मुझ पर गुस्सा करने लगे और मैं जान गई कि मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है। ननद भी हमारे घर आई हुई थी। वो मुझसे नाराज़ ही रहती थी और कहती, सारे फसाद की जड़ तुम हो। वो सबकी लाडली थी, इसलिए मैं उसे कोई जवाब नहीं देती थी। फ़ोन हमेशा के लिए मैंने बंद कर दिया था। घर के नंबर पर कॉल आती जो सास या ननद उठा लेती। आगे से कोई बोलता नहीं था। मेरे पति भी अब मेरी हरकत पर नज़र रखने लगे थे। मुझे लग रहा था कि वह सब कुछ जान गए हैं। मैं तो फ़ोन करने वाले को जानती भी नहीं थी। मेरी दादी को अपनी हर बात बताती थी। मैंने उनको पूरी बात बताई तो वो मुझे डांटने लगी और कहने लगी, तुमने उसी समय अपने पति को सब कुछ क्यों नहीं बताया? हमेशा डरपोक बनती रहती हो। पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत हो उतना ही कमज़ोर भी होता है। अगले दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति को सब कुछ बता दिया। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चले गए। मैं समझ गई थी कि कोई भी पति ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगले दिन मेरी ननद के घर वाले उसे लेने आए थे क्योंकि उसका पति जेल में था। लेकिन वह जेल में क्यों था, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और न किसी ने मुझे कुछ बताया था। मेरी सास भी समय के साथ बदलती जा रही थी। अब तो मेरे सास और ससुर में पहले से भी ज़्यादा झगड़े होने लगे थे और सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मेरी सास सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती। ननद भी अपने घर चली गई थी और हैरत की बात तो यह है कि फ़ोन आना भी बंद हो गया। तभी मेरे ऊपर भगवान का कृपा हुई। मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे पति बहुत खुश थे। मैं उनके चेहरे को देख रही थी। तब वो बोले, मैं सब कुछ जान चुका हूँ, बस मैं तुमसे नाराज़ था। तुमने अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम तब ही मुझे सब कुछ बता सकती थी। तुम मेरी पत्नी हो। 1.5 साल से हम एक साथ हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। एक पति से ज़्यादा अपनी पत्नी को भला कौन जान सकता है। उस दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि फ़ोन पर परेशान करने वाली मेरी ननद का पति था। वो बहुत लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका है और इसी वजह से वो जेल में है। उसकी आदत ही ऐसी है जिसकी वजह से मेरी ननद और उसकी बनती नहीं। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ी औरत आई जिनकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके पैर का जूता भी टूटा हुआ था। उसे देखकर मेरी सास ने मुझे कमरे में जाने को कह दिया। जब वो चली गई तो मैंने पूछा कि ये कौन थी? सासू माँ बोली, मांगने वाली थी। फिर मैं अपने मायके चली गई। जब वापस आई तो मेरी सास ने अपने काम के लिए एक नौकरानी को रख लिया था। वो बहुत ही गरीब लड़की थी। वो हर समय सास और ससुर के कमरे में ही रहती थी, सोती भी उन्हीं के कमरे में थी। मेरी सास और ससुर भी बहुत खुश थे कि अब तो वो लड़ाई भी नहीं करते। लेकिन जब से वो आई थी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन मैंने उस नौकरानी से पूछा तो वह रोते हुए बोली, उन दोनों पति पत्नी मेरा हिसाब भगवान लेगा। उसकी बात सुनकर मैं डर गई क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। मैं डर रही थी कहीं उसकी बात दुआ मुझे ना लग जाए। कुछ दिनों से वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो रही थी। उसका शरीर पीला पड़ रहा था। चलती थी तो ऐसा लगता था कि अब गिर जाएगी। वो एक दिन सासू माँ के लिए चाय बना रही थी, तभी बेहोश हो गई। मैं डर कर जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गई। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर आया तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मैं डर गई जब डॉक्टर ने मुझे उसकी रिपोर्ट दी, जिसे पढ़कर मैं सुन रह गई। मेरे होश उड़ गए कि मेरी सास 3 महीने से उसके साथ गलत कर रही है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। भला मेरी सास ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकती है? पुलिस मेरी सास को पकड़ने घर पर आ गई थी। मेरे पति ने बड़ी मुश्किल से पुलिस से बात करके उन्हें वापस भेज दिया। मेरी सास और ससुर सामने बैठे थे। मेरे पति ने पूछा, माँ क्या जो डॉक्टर कह रहे वो बिल्कुल सच है? पता नहीं वो क्यों मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में एक नमी थी। फिर मेरी सास ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना शुरू किया। वो कैसे इस मोड़ तक आए जहाँ से उन्हें
उन्हें ये पाप करने पड़े। उन्होंने कहा, मेरी पहली शादी हुई थी, मैं बिल्कुल शीतल जैसी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था, शीतल को समझने वाले, सहारा देने वाले काफ़ी लोग थे, लेकिन मैं इस भरी दुनिया में अकेली थी। बस एक सहेली थी जो शीतल की माँ है, वह मेरी ख्याल रखती थी। जब मेरी शादी हुई तो मेरी सास नंदों ने मेरा जीना हराम कर दिया था और मेरे पति के सामने वो अच्छे बनने का नाटक करती थी। समय के साथ साथ मेरे पति भी अपनी माँ और बहन की सुनने लगा। जब मैं अपने पति के लिए तैयार होती तो मेरी ननद जानकर मेरे कपड़े पर काफ़ी सालन गिरा देती, तो कभी पानी गिरा देती और कभी मेरे कपड़े जलाने की कोशिश करती। एक बार जब मैं माँ बनने वाली थी, डॉक्टर ने मुझे बेड टेस्ट बताया था, तो मेरी ननद जानकर मुझसे काम कराया करती थी और जो खाना मैं बनाती उसे ख़राब कर देती थी। कभी उसमें बाल काट कर डाल देती, तो कभी नमक डाल देती, तो कभी मिर्च डाल देती। जब मैं ये सब अपने पति को बताती तो वो मेरी बातों का भरोसा नहीं करते। उन पर किसी तावीज़ का असर था। मेरे पति हर समय खोए खोए रहते थे। अपनी सास और नंदों के अत्याचार से मैं कमज़ोर होने लगी और मेरा मिसकैरेज हो गया। हर औरत को अपने पहले बच्चे से बहुत मोहब्बत होती है, पर मेरे बच्चे को मेरी ननद ने मार डाला। तो जब मैंने अपने पति को सब कुछ बताया तो उन्होंने भी मुझे मारा और कहने लगे मैं उनकी माँ और बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और कहा कि तुमसे शादी करके मैं पछता रहा हूँ। मुझे देखने सुनने वाला कोई नहीं था। जब ये सब हो रहा था तो मेरी ननद सामने खड़ी हंस रही थी। कभी कभी तो वो मुझे इस जहनी मरीज लगती थी। मैं घर छोड़कर जाती भी तो कहाँ जाती, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन मेरी सास और ननद ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और वहाँ एक लड़के को भेज दिया। ऐसी समय मेरा पति घर आ गया। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। मेरे पति ने मेरे बच्चे को नाजायक कहकर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया। मुझे मेरी सहेली यानी शीतल की माँ ने मुझे अपने घर में जगह दी। उसने दिन रात अपनी ससुराल वालों के ताने सुनने पर मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया, मेरा पूरा साथ दिया। मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ जो कि तुम हो। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ इशारा किया, तब वह मुझे लेने आया। उसने मुझे माफ़ी मांगी। उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। मेरी ननद किसी लड़के के साथ भाग गई थी। मेरा पति रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था, तो मैंने भी अपने बेटे की खातिर उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद मेरे पति ने अपनी बहन के सदमे में आकर खुदकुशी कर ली। इस जगह में मेरी सास भी चल बसी। वो भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं एक बार फिर अकेली रह गई। कुछ समय बाद मैंने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन मैं पहले जैसी नहीं रही। मैं अंदर से मुर्दा हो गई थी। मेरा दूसरा पति मेरा बहुत ख्याल रखता था। समय बीतता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और फिर समय के साथ सब जवान हो गए। कुछ महीनों पहले एक औरत हमारे घर पर आई। वो मेरी ननद थी जो घर से भाग गई थी। उसने हाथ जोड़कर मेरे सामने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि मैं उसकी बेटी को अपने घर में पनाह दे दूं। उसने जिसके साथ भागकर शादी की थी वो एक जुआरी और नशीली था। उसकी बेटी जवान होने वाली थी, इसलिए उसने मुझे मेरे पहले पति का वास्ता दिया। इसलिए मैंने उसे नौकरानी बनाकर रख लिया और जैसे तुम नौकरानी समझ रहे थे, वो तुम्हारी उस बुआ की बेटी थी जिसने मुझे आधा पागल बना दिया था। मुझे उस औरत से इतनी नफरत है कि मैं उसे जीते जी भी कभी माफ़ी नहीं कर सकती। उसने जो मेरे साथ किया उससे ज़्यादा सज़ा उसे मिली। उसने जो मेरे साथ किया उससे मैं कहीं भी भूल नहीं पाई थी। मेरे जख्म फिर से हरे हो रह गए। मैंने उसकी बेटी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। मैं उससे सारी रात सोने नहीं देती। सारी रात उससे अपने और अपने पति की टांगें दबाती। जब भी उसे नींद का झोंका आता तो उसके साथ मारपीट करती, जिससे कि उसकी हालत वैसे ही हो गई थी जैसे ही मेरी कभी हुई थी। और जब जब मैं उसकी बेटी को देखती हूँ मुझे वही औरत दिखती है। अब उसकी माँ मुझसे माफ़ी मांगने आती है। कुछ दिन पहले उसके पति ने उसे मार दिया और खुद जेल चला गया। मेरी सास से इस क्यों के साथ रो रही थी। हम सबकी आंखें नम थी। उनके साथ जो अतीत में हुआ वह गलत था, मगर अब जो वो उस लड़की के साथ कर रही थी वो भी गलत था। वो उनके घर की इज्जत थी। वो मेरी सास के पैर पकड़कर बैठी थी और कह रही थी कि आंटी, जो कुछ आपके साथ हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था। आप भी वही सब कर रही हैं जो मेरी माँ ने आपके साथ किया। आप सिर्फ एक बार मुझे और मेरी माँ को माफ़ कर दें। मैं सारी ज़िंदगी आपकी नौकरानी बनकर रहूँगी। मेरी सास ने उसे देखा भी नहीं और अपने कमरे में चली गई। मेरे पति ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, इससे कमरे में ले जाओ। अक्सर बड़ों की गलतियाँ की सज़ा हमेशा छोटों को ही मिलती है। सारी रात वो लड़की सिसकियों के साथ रो रही थी।
मेरी डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे। घर का माहौल बहुत उदास था, लेकिन जब हमारे घर में बेटा पैदा हुआ तो खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। मेरी सास अपने पोते को चूमने लगी। उन्होंने अपने पोते का नाम राहुल रखा था और मुझसे कहा, आज तुम्हारा जो दिल चाहे मुझसे मांग लो। तब मैंने और मेरे पति ने उनके कदमों में बैठकर कहा, माँ जी, आपके साथ जो कुछ हुआ आप उसे भूल जाइए और इस नौकरानी लड़की को, जिसका नाम शिल्पा था, उसके लिए अपना दिल साफ कर ले और उसे अपनी छोटी बहू के रूप में स्वीकार कर ले। वह कुछ देर मुझे देखती रही, फिर शिल्पा को बुलाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरी सास ने शिल्पा से माफ़ी मांगी। आज इस बात को कई साल बीत गए। शिल्पा की शादी मेरे देवर से हो गई। मेरे ससुर भी अब मेरी सास से झगड़ा नहीं करते थे। आज हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।